गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी हमारे साथ इंक्लूड होते जा रहे हैं, आपका कारवां हम लोगों तक जुड़ता जा रहा है, उन लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, इस कोटेशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बीड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। देख रहे हैं देख लो अब वो सदा इनकलाब, हाथ में परचम लिए लोग मेरे गांव के। जी हाँ दोस्तों, ये अपने उत्तराखंड का एक छोटा सा कोटेशन है। और इसी के साथ साथ हम लोग आपके सामने आज 20 तारीख यानी 20 जनवरी फरवरी का करंट लेकर के आए हैं। ठीक है, ये मेरा प्यारा भारत महान, इसको सल्यूट। और इसके साथ साथ हमारा आईएएस इंस्टीट्यूट यानी दून आईएएस एकेडमी, ठीक है, जो कि क्या है, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा आयाम है जिस पर लोग बाग आकर के अपनी क्या है एम को पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका एड्रेस रायपुर रोड पर बिहाइंड आईआरडीए सुंदरवाला, देहरादून, उत्तराखंड। आपने नाम सुना होगा। तो देखिएगा, डेली का हम लोगों का यहाँ पर ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास चलता है। एनडीए का क्लास होता है, यूपीएससी के कोई भी यहाँ पर होता है, आईएफएस हो गया, जितना भी है आईएएस के बच्चे यहां से निकलते हैं। चलिए शुरुआत होती है। लाल बहादुर शास्त्री, मेन हमारा उद्देश्य है कि हमें जाना है लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है, मसूरी में। ठीक है, शीलम परम भूषणम, ये शब्द दिमाग में होने चाहिए, तभी तो सिलेक्शन आता है। चलिए भाई, पहला जो हमारे पास है, पहला जो करंट आ रहा है 20 फरवरी 2022 की, कि दोस्तों ध्यान से समझना। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ठीक है, परमेश 2022 लॉन्च इन बीकानेर। यानी बीकानेर में एक क्या हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, परामर्श 2022। पूछेगा कि परामर्श जो वर्कशॉप है वो कहां पर हो रही है। ठीक है, तो आपको आंसर्स देना है। देखो दोस्तों, इसमें कई चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, बीकानेर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर, ठीक है, और पार्लियामेंट्री अफेयर। ठीक है, दो चीजें ध्यान से समझना। संस्कृति और सांस्कृतिक मामलों के जो मंत्री है, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर जिले में छात्रों के लिए एक मेगा कैरियर का परामर्श कार्यशाला का जो कार्यशाला है उसका क्या शुभारंभ किया है। दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें लगभग लगभग 2 से 3 लाख, ठीक है, 2 से 3 लाख स्टूडेंट आकर के शामिल हो सकते हैं, अपनी वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। और यह भारत में पहली तरह की वर्कशॉप है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना आप लोग, बीकानेर में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आ जाता है। नेपाल विल बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म। कितनी बढ़िया बात है, यानी नेपाल हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, ये हमारी यूपीआई मेथड को अपनाने जा रहा है। ठीक है, देखो यह है, नेपाल भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। अब देखो बहुत अच्छी बात है, और ये कई बार कहीं पूछेगा कि हमारा वो कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। अब देखिए, यूपीआई प्लेटफॉर्म यानी अब आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी आप जाए, छोटी सी बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास पेटीएम है, गूगल पे है, तो मुझे कैश की जरूरत ही नहीं है। पेट्रोल पंप पर जाता हूं, ठीक है, वहां पर स्कैन कर देता हूं, स्कैन करने के बाद आपको आसानी से पेमेंट जेब में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। पेट में आपके पास कुछ भी कर लो, अगर भूखे हैं, पेट खाली है, आपके पास मोबाइल में पेटीएम होना चाहिए। डेफिनेटली आप क्या है, कहीं पर भी कैशलेस क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। होटल में खाओ, सब कुछ खाओ, बस पेटीएम होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। नेपाल हमारा पहला पड़ोसी देश है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को क्या करने जा रहा है, अपनाने जा रहा है। ठीक है, और भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोगों ने आगे देखना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नेम चेतन घाट। ठीक है, ये चीजें ध्यान से समझना, जो हमारे पास चेतन घाटे हैं, ठीक है, चेतन घाटे, उनको क्या है, समाचार कौन सा है, देखो ध्यान से समझना। द इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अपॉइंटेड चेतन घाटे एज द न्यू डायरेक्टर, ठीक है, अजीत मिश्रा। यानी ये जो चेतन घाटे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आर्थिक विकास संस्थान ने चेतन घाटे को अपना समाचार निदेशक को नामित किया। यानी किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
अजीत मिश्रा के उत्तराधिकारी के रूप में चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और समय का क्या ड्यूरेशन रहेगा? समय इसका रहेगा 2016 से, कब से? 2016 से 2020 की बात कर लेते हैं। इसके बीच की बात, 2016 से 2020 के बीच इन्होंने क्या किया वो देखो। भारतीय रिजर्व बैंक के पहली मौद्रिक नीति जो समिति थी उसके सदस्य थे। 45 वर्ष से कम इनकी आयु है, यानी 45 ईयर से छोटे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा काम किया है भाई, ध्यान रखना। सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए इनको 2014 में, ठीक है, महालोन नोबिस मेमोरियल गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारा न्यूज तैयार हो गया, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। एसबीआई इकोरा, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे जीडीपी है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी जीडीपी है वो कितनी रहेगी? 8.8% रहेगी। देखो जीडीपी, ठीक है, क्या है थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, भारत का एक ऐसा बैंक जिसकी हर कोने में ब्रांच है, ठीक है, सरकारी बैंक है। आप लोगों ने सुना, इसने कहा है कि जो FY22 में भारत की जो जीडीपी है वो 8.8% रहने का अनुमान है। आप लोग जानते हैं जब हमारी क्या है लॉकडाउन चल रहा था तो जीडीपी कम हुई थी या ज्यादा हुई थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की रिसर्च के अनुसार, ठीक है, जो रिसर्च हुई है, ठीक है, उस रिसर्च के अनुसार क्या था दोस्तों, यहां पर जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उन्होंने बहुत आपस सब लोगों को क्या कर दिया, एक भौचक्के में डाल दिया। भाई ये क्या कह दिया एसबीआई ने, ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर को संशोधित कर दिया था। कितनी कर दी है? 8.8% कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। और यह पहले 9.3% आंकी गई थी। अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जो हमारे पास रिपोर्ट आई है जीडीपी की। अब यहां पर देखें रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 और 2022 यानी हमारा मंथ कौन सा चल रहा है? अक्टूबर और दिसंबर जो चल रहा है, ठीक है। कितना हमारे पास? तिमाही, यानी हमारे पास थर्ड क्वार्टरली जो था, जो रिपोर्ट आई थी उसमें जीडीपी कितनी आंकी गई थी? 5.8% इसमें रिपोर्ट आंकी गई थी दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। और महामारी का जो स्तर था 2022 और 2021 में, तो वहां पर क्या थी हमारी दूसरी तिमाही में देश की जो अर्थव्यवस्था में कितनी थी? 8.4 क्या वृद्धि हुई है। अब देखो कितना है? 8.4 वृद्धि हुई है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आज का इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जितना भी हम लोग आपके सामने इंपॉर्टेंट लेके आते हैं, एक हमारे पास और इंपॉर्टेंट बन करके आ रहा है अमित शाह जी के बारे में। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, उस ऐप के बारे में भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को लॉन्च किया है। क्या है ये और इसके फायदा क्या है, क्या नुकसान है, देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री यानी जो गृह मंत्री हमारे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ यानी 75वीं एनिवर्सरी में, दिल्ली पुलिस की 75वीं एनिवर्सरी में एक क्या है तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? 75वां यानी 75वां तोहफा क्या है? इस पर दिल्ली पुलिस के स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। इसका फायदा क्या होगा ये देख लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए ये ऐसा किया गया है। दोस्तों आपने मुझे बताना है कि क्या है दिल्ली की पुलिस कौन कंट्रोल करता है? दिल्ली की पुलिस कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार, ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और कौन करता है ये मुझे आप लोग बताएंगे, वो मैं आप चेक करूंगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं वाला स्मार्ट कार्ड ले जाने और संभालने में यह आसान होगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों को डेटा का सत्यापन के बाद कार्ड इन हाउस प्रिंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग वेरिफिकेशन हो जाएगा तब वो आप उसको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें देखना है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारे नोट्स होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी बात रही, फिर दोबारा से आप लोग आए और यहां पर अपनी तैयारी करें, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अपने दोस्त फारूक रजा खान को क्या है यहीं पर विदा कहते हुए, ठीक है, कल फिर दोबारा से नए करंट पर आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।